MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ये की जिसमें कि बुर्का नशी की जांच को असंवैधानिक बताया गया और आखिर में बात होगी चापलूस पाकिस्तान की। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस की मिस्ट्री को सुलझाने वाले अधिकारी ने खुद सुसाइड कर लिया, वो भी आईपीएस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाकर। 3 पन्नों के सुसाइड नोट में भ्रष्टाचार है, रसूख के अलावा जातिवाद करने का आरोप लगाया गया है। अब 2 अधिकारियों के सुसाइड के बाद कई सवाल हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं। 8 दिन हो गए लेकिन अभी तक आईपीएस पूरन का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो राजनीतिक दलों के नेताओं का मातम पुरसी वाला दौर जारी है। पहली तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए, एएसआई संदीप कुमार का वो वीडियो जिसमें वो खुद के सुसाइड से पहले उस कारण को बता रहे हैं जिसे लेकर वो शहादत देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहादत देने जा रहे हैं। वीडियो में बार बार भगत सिंह के बलिदान की बात करते हैं, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि वे आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तस्वीर नंबर 2 की तरफ आते हैं। दूसरी तस्वीर है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिन्होंने आईपीएस पूरन के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को इंसाफ का भरोसा दिलाया। इसके बाद वाली तस्वीर, तीसरी तस्वीर राहुल गांधी की, जो आज आईपीएस पूरन के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे और इस पूरे मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की। राहुल गांधी ने आईपीएस के परिजनों से मुलाकात कर इस मुद्दे को दलितों की सुरक्षा से जोड़ भी दिया। अब आइए देखते हैं इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस की गुत्थी सुलझने से पहले और ज्यादा उलझ गई है, क्योंकि पूरे मामले को करीब से देख रहे एएसआई संदीप कुमार ने अब सुसाइड कर लिया है। एएसआई संदीप कुमार रोहतक साइबर सेल में तैनात थे। पहले आईपीएस अधिकारी और अब इन्वेस्टिगेशन अधिकारी का सुसाइड करना इस पूरे मामले को और पेचीदा कर रहा है, क्योंकि सोमवार को ही चंडीगढ़ में जांच अधिकारी संदीप कुमार से एसआईटी ने कई सवाल पूछे थे। 3 पन्नों के सुसाइड नोट और एक वीडियो क्लिप के जरिए आईओ ने आईपीएस अधिकारी को भ्रष्ट बताया है। सुसाइड नोट में आईपीएस वाई पूरन कुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें अपनी जाति के अधिकारियों को ज्यादा तवज्जो देना, अपने नीचे कई भ्रष्टाचारियों को शामिल करना, व्यापारियों से भारी रिश्वत की डिमांड करना, ठेकेदारों से रिश्वत की मोटी कमाई करना, अधीनस्थ अधिकारियों की बेइज्जती करना, अपने रसूख का गलत इस्तेमाल करना, आईपीएस का बदनामी के डर से सुसाइड करना शामिल है। देखिए, हमारा एक बहुत महकमे का मेहनती एएसआई था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है। अभी फॉरेंसिक की टीम बुला रखी है, अब जांच चल रही है। एक सुसाइड नोट मिला सर, एक वीडियो भी बनाया और जो अभी टीम आई है। अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। इससे पहले 7 अक्टूबर को साल 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी ने सुसाइड किया था। 15 अफसरों पर आरोप लगाए थे, लेकिन 8 दिन बाद भी
आईपीएस पूरन का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। इस बीच हरियाणा के डीजीपी छुट्टी पर भेज दिए गए। पूरन कुमार के परिवार की तरफ से डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद मामला हाई प्रोफाइल हो गया और अब हर किसी की नजर इस सुसाइड केस पर है। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने भी अपने सुसाइड नोट में डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम लिखा था। हालांकि इन सभी के बीच डीजीपी शत्रुजीत को हरियाणा सरकार ने एक लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पीड़ित परिवार को न्याय देने की बात कही थी, तो विपक्ष को ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह भी। और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये दोषी है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, परंतु चाहे कोई अगर कोई दोषी होगा इसके अंदर, इसकी जांच होगी। हमने परिवार को हर तरीके से ऑफर किया है। मामले पर राजनीति शुरू हो गई। आईपीएस पूरन के घर राहुल गांधी और चिराग पासवान मातम पुरसी के लिए पहुंच गए। राहुल ने राज्य सरकार को तमाशे से बचने की सलाह के साथ पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की, तो चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की। मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आज परिवार से मिलकर, और सिर्फ मैं चिराग पासवान की हैसियत से नहीं, ये मेरा परिवार है, परिवार का सदस्य बनकर तो मैं आया ही हूं, पर अपनी सरकार से ये विश्वास लेकर, ये विश्वास दिलाने में आया हूं परिवार को कि हर वो मांग जो परिवार रखता है वो पूरी की जाएगी और ये जल्द कार्रवाई होगी बिना किसी विलंब के। आरोप दोनों ही तरफ से बराबर हैं। आईपीएस पूरन की पत्नी सुसाइड नोट में उन 15 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कह रही हैं, तो केस के आईओ का सुसाइड नोट आईपीएस के आरोपों को गलत ही नहीं बता रहा, बल्कि उन्हें भ्रष्टाचारी करार दे रहा है। ऐसे में सवाल है, एएसआई संदीप ने अपनी जान क्यों दी? केस की सच्चाई के लिए खुदकुशी क्यों की? आईओ संदीप को किस बात का डर था? एसआईटी ने चंडीगढ़ में एएसआई से क्या पूछताछ की? बदनामी के डर से आईपीएस पूरन ने सुसाइड किया था? ये वो सवाल हैं जो इस केस को और भी गंभीर बना रहे हैं। बात आईपीएस या एएसआई सुसाइड से कहीं ज्यादा इसके पीछे पूरे नेक्सस की है कि हरियाणा पुलिस के भीतर चल क्या रहा है। एक दूसरे पर लगते भ्रष्टाचार और जाति के आरोप ही कारण है, या फिर इससे भी ज्यादा किसी बड़े खुलासे का इंतजार कर रहा है? इसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं आने वाले समय में। चलिए बिहार की तरफ रुख करते हैं। सीट का फॉर्मूला पहली लिस्ट के तौर पर बीजेपी के हाथों में है। वहीं महागठबंधन अभी उधेड़-बुन में है कि कैसे और किसी को कौन सी सीटें दी जाए। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का खाका खींच दिया। पूर्व डिप्टी सीएम से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद सबको बिहार के मैदान में उतार दिया। लालू के लाल तेजस्वी और कांग्रेस के बीच अभी बातचीत परिणाम तक नहीं पहुंच पाया। लालू का हर फैसला वापस हो रहा है और ऐसे में आम जनता के बीच विरोध के कई संदेश एक साथ पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें जरा देखिए। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए हैं। पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को टिकट दिया गया। बीजेपी ने दोनों डिप्टी सीएम को मैदान में उतार दिया। वहीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कट गया है। यानी एनडीए समेत बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में उन सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं जो सीटें बीजेपी के खाते में हैं और उन पर कोई विवाद नहीं है। दूसरी तस्वीर, अगली तस्वीर यह बता रही है लालू प्रसाद की, जो महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बने बिना ही पार्टी का सिंबल बांटने लगे। और इस दौरान लालू प्रसाद ने कई प्रत्याशियों को पार्टी का सिंबल ही दे दिया था। लेकिन कांग्रेस ने जब इस पर आपत्ति जताई तो तेजस्वी यादव ने इन प्रत्याशियों को रात में बुलाया और पार्टी का जो सिंबल लालू प्रसाद ने दिया था वो वापस ले लिया। यानी अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है तैयार नहीं है। महागठबंधन में वीआईपी के नेता मुकेश सहनी भी सिरदर्द बने हुए हैं, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी दोनों इन्हें ज्यादा एंटरटेन करने के मूड में नहीं दिखते। एक और तस्वीर है।
तीसरी तस्वीर क्या कहती है? एनडीए के चिराग पासवान और जेडीयू के बीच कुछ सीटों पर खींचतान चल रही है। दरअसल एनडीए में चिराग पासवान को 29 सीटें मिली, लेकिन इसके बावजूद वो जेडीयू की कुछ सीटें और लेने पर अड़े, जिसे लेकर जेडीयू और एलजेपीआर के बीच खींचतान है। हालांकि इन सीटों पर जल्द ही सहमति बनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटें मिलने से खुश नहीं है, लेकिन एनडीए के साथ जरूर खड़े हैं। एक और तस्वीर है कि लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पूरी दुनिया मिथिला की बेटी लोक गायिका मैथिली ठाकुर को सलाम करती है। एनडीए गठबंधन और मैथिली ने भी कहा, मेरा उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है, पार्टी मुझे जो आदेश देगी उसका पालन करूंगी। बिहार में सीटों को लेकर माथापच्ची के बीच दोपहर के करीब 2:30 बजे बीजेपी ने 71 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। जैसा कि बीजेपी ने इस बार कई पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसदों को बिहार के चुनावी संग्राम में उतारने की प्लानिंग की थी, ठीक उसी के मुताबिक लिस्ट का पहला खाका खींच दिया गया। पहले लिस्ट में 2 पूर्व सांसदों का नाम शामिल है, तो वहीं जेडीयू की 2 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को टिकट दी गई है। लिस्ट में बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का नाम पटना साहिब से कट चुका है, तो बिहार सरकार के 4 मंत्रियों के नाम पहली लिस्ट में नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने दोनों डिप्टी सीएम को भी मैदान में उतार दिया है। लिस्ट में जाति और खासकर महिलाओं की भागीदारी का पूरा ख्याल रखा गया है। सोशल इंजीनियरिंग के तहत 5 ब्राह्मण उम्मीदवार तो 9 महिलाओं को जगह दी गई है। चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता से मिलकर जुड़कर काम किया है, जनता फिर से हमको जरूर अपना आशीर्वाद देगी। बीजेपी ने एक तरफ अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, तो दूसरी तरफ जेडीयू और एलजेपीआर के बीच कुछ सीटों पर खींचतान जारी है। चिराग पासवान की पार्टी ने जेडीयू की कुछ पारंपरिक सीटों पर दावा ठोका है, जिससे जेडीयू और नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। चिराग ने सोनबरसा सीट पर दावा ठोका है, जहां से जेडीयू के रत्नेश सदा विधायक हैं। इसके अलावा राजगीर और मोरवा और हिलसा विधानसभा सीट भी जेडीयू की पारंपरिक सीट है, जिस पर चिराग ने दावा ठोका है। चिराग तो इन सीटों पर प्रत्याशी भी तय कर चुके हैं, जिससे मामला बिगड़ सकता है। हालांकि इन सीटों पर सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं। एनडीए में चिराग को इतनी तवज्जो मिलने से मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी खुश नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों नेताओं को सीटें कम मिली हैं। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है, तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है? नीतीश कुमार जी कदम एक ही बार बढ़ाते हैं, निर्णय भी एक ही बार लेते हैं। आप देखते जाइए, मुझे नहीं लगता कि नीतीश झुकने वाले व्यक्ति। उधर महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अलग ही ड्रामा चल रहा है। अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने प्रत्याशियों को पार्टी सिंबल वितरित कर दिया। लालू प्रसाद ने मटिहानी सीट से बोगो सिंह को पार्टी का सिंबल दे दिया। इसके अलावा परबत्ता सीट से सुनील सिंह को टिकट दे दिया। ये दोनों ही नेता जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुए हैं। लालू ने मधेपुरा सीट से चंद्रशेखर यादव और काटी विधानसभा से इसराइल मंसूरी को भी सिंबल दिया। लेकिन जब तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटकर आए, तो उन्होंने देर रात इन नेताओं को वापस बुलाकर उनसे सिंबल वापस ले लिया। बताया जा रहा है कि तेजस्वी ने कांग्रेस की आपत्ति के बाद पार्टी सिंबल वापस लिया है। अब बीजेपी इस पर तंज कस रही है। महागठबंधन में तो अभी यही फाइनल नहीं हुआ है कि साथ लड़ना है या एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। हर महागठबंधन का दल अपनी बातें कर रहा है। अभी कल आखिरी दिन है पहले राउंड का, और महागठबंधन के माननीय लोगों के बीच में शेरो शायरी का दौर जारी है। महागठबंधन के साथ क्या है कि वो अंतर विरोधों से भरा हुआ गठबंधन है। वहाँ पर सिर्फ सीट के अनाउंस करने तक ही झगड़ा नहीं रहता है, उसके बाद भी रहता है। याद करिए 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा होने के बाद भी राजद ने पप्पू यादव जी को और कन्हैया कुमार जी को चुनाव लड़ने नहीं दिया था।
बिहार में एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मचे घमासान के बीच एक तस्वीर और आई जिसने सबका ध्यान खींचा। जेडीयू से टिकट कटने के डर से गोपाल मंडल नीतीश कुमार के घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने दावा किया वो जेडीयू से टिकट लेकर ही वापस जाएंगे। बिहार में छिड़े सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। लालू प्रसाद ने सिंबल बांटकर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के दबाव की वजह से उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। महागठबंधन में वीआईपी को भी साइडलाइन करने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि महागठबंधन सीट शेयरिंग पर सहमति बना लेता है या फिर चुनाव से पहले ही फूट पड़ जाती है। तो बिहार में अलग अलग पार्टियों में सीटों को लेकर गुत्थम गुत्थी चल रही है। इधर बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा करते वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने बुर्का पहनने वाली महिलाओं पर एक सवाल पूछा गया था। इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी दिया। आंगनबाड़ी सेविकाओं को पर्दानशी महिलाओं की चेकिंग का जिम्मा सौंप दिया जाएगा। अब सपा कह रही है, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया है कि ये बात असंवैधानिक है। चलिए, चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने पोलिंग बूथ के बाहर बुर्कानशी महिलाओं की जांच का निर्देश दिया था। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाने की बात कही थी, लेकिन अब इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन आपको पहले सुनाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था। समाजवादी पार्टी का बुर्का प्रेम फिर आया सामने। चुनाव आयोग ने जो कहा है, अगर बुर्के में कोई महिला आएगी मतदान करने तो उसकी चेकिंग होगी। बुर्का नशी महिलाओं की जांच पर उठाए सवाल। किसी भी मतदाता की पहचान उसके धर्म के आधार पर नहीं की जा सकती। पोलिंग बूथ पर जांच को लेकर इलेक्शन कमीशन को लिखी चिट्ठी। समाजवादी पार्टी ने लिखित में चुनाव आयोग को लिखा है। बिहार चुनाव में बुर्कानशी महिलाओं की जांच के निर्देश पर समाजवादी पार्टी ने सियासत शुरू कर दी है। सपा की तरफ से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर इसे असंवैधानिक बताया गया है। सपा ने इसे विशेष वर्ग की महिला मतदाताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को लिखे अपने पत्र में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का नया निर्देश आयोग के ही स्थापित नियमों का उल्लंघन करता है। बुर्का या पर्दा पहनने वाली महिलाओं से उनके चेहरे का मिलान कराने का निर्देश असंवैधानिक है, जो एक खास धार्मिक समुदाय की महिलाओं को भयभीत करने का काम करेगा। यह आदेश लोकतंत्र की जड़ें कमजोर करता है। सभी मतदाताओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। बुर्कानशी महिलाओं को अलग से निशाना बनाना संविधान के मूल सिद्धांतों का अपमान है। सपा ने इलेक्शन कमीशन से इस आदेश को वापस लेने की मांग की। जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो चेहरा देख सकता है, वो आई कार्ड देख सकता है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन जो बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग कर रहा है, ये निंदनीय भी है और गलत भी है। चुनाव आयोग ने बुर्कानशी महिलाओं की जांच के आदेश वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण के चक्कर में इस निर्देश पर खुलेआम सियासत शुरू कर चुकी है। सपा का फोकस मुस्लिम वोटरों को रिझाने का है, लेकिन क्या चुनाव आयोग अपना यह आदेश वापस लेगा? पहले आपको सुनाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बुर्कानशी महिलाओं की जांच के लिए क्या कुछ निर्देश दिया था। बुर्कानशीन की बात हो रही है, पर्दानशीन लेडीज की। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है। आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के आदेश पर समाजवादी पार्टी भले ही सियासत कर रही है, लेकिन बीजेपी ने इस पर सवाल उठाया है। यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी से पूछा है कि इलेक्शन कमीशन वोटर की पहचान सुनिश्चित करना चाहता है तो इसमें दिक्कत क्या है? महिलाओं की जांच महिलाएं ही करेंगी, लेकिन सपा जानबूझकर इसे मुद्दा बनाना चाह रही है। अगर कोई महिला किसी महिला का चेहरा देख रही है तो इसमें क्या हर्ज है? लेकिन जिसके पास कोई मुद्दा न बचा हो, विकास की कोई बात न बची हो, जिनकी वोट की राजनीति घुसपैठियों के सहारे चल रही हो,
फर्जी मतदाताओं के सहारे चल रही हो, तो उसके पेट में दर्द हो तो हो भाई। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है, वो मतदाताओं की पहचान कर चुनाव आयोग के माध्यम से उनके वोट्स के अधिकार को सीमित कर देना चाहती है, काट देना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती रहेगी। चुनाव आयोग ने अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया तो हम कानूनी राय लेके इस पे आगे कदम उठाएंगे। चुनाव आयोग इस बार का चुनाव जितनी निष्पक्षता और शांति से संपन्न कराना चाहता है, विपक्षी दल उतने ही अड़ंगे लगा रहे हैं। अगर चुनाव में किसी भी तरह की कमी छूट जाती है तो विपक्ष इसे निष्पक्षता से जोड़कर इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन सवाल है, क्या बुर्का नशी महिलाओं की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या मतदाताओं की पहचान करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है? अगर नहीं तो क्या समाजवादी पार्टी जानबूझकर बुर्के का मुद्दा चुनाव में लेकर आई है, जिससे मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके? चलिए अब आगे बात करते हैं पाकिस्तान की, उस चापलूस पाकिस्तान की जो लगातार टीटीएम कर रहा है। अब टीटीएम का फुल फॉर्म होता है ताबड़तोड़ तेल मालिश, यानी कि पाकिस्तान लगातार ट्रंप की टीटीएम कर रहा है, लेकिन इसका फायदा नहीं हो रहा है। उल्टे ट्रंप पीछे की तरफ मुड़ते हैं और शहबाज शरीफ जो उनके ठीक पीछे खड़े होते हैं वहां भी उनकी बेइज्जती करने से बाज नहीं आती। अब जरा देखिएगा क्या हो रहा है। पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी चला जाए लेकिन बिना अपनी बेइज्जती कराए मानता नहीं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मिस्र में गाजा शांति समझौते के दौरान की है। यहां डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पाक पीएम शहबाज शरीफ की बेइज्जती करते हैं। शहबाज इस बेइज्जती पर भी बेशर्मों की तरह हंस रहे, मुस्कुरा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप शहबाज के सामने ही भारत के कसीदे पढ़ते हैं, भारत को अच्छा दोस्त बताते हैं, जबकि शहबाज को मंच पर ही जलील करते हैं। चलिए इसके बाद की तस्वीर। अगली जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के अंदर की है, जहां गृह युद्ध जैसे हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गायब है। आसिम मुनीर इस समय जनरल डायर बन गया है। मुनीर ने टीएलपी कार्यकर्ता पर गोली चलवा दी है और खबर आ रही है कि इस गोलीबारी में 250 से ज्यादा पाकिस्तानियों की मौत हो गई। पाकिस्तान जल रहा है। तो देखिए एक रिपोर्ट और इसमें आपको समझ में आएगा कि देश छोड़कर मुनीर फरार है, शहबाज अपनी बेइज्जती करा रहे हैं और ट्रंप मजे ले रहे हैं। कहावत है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ठीक उसी तरह गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा पाकिस्तान दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है। पाकिस्तान के कई शहर जल रहे हैं। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानियों को चुन चुन कर मार रहे हैं, लेकिन मुनीर का कुछ अता पता नहीं है। वहीं पाक सेना की गोलीबारी में अब तक 250 से ज्यादा नागरिकों के मारे जाने की खबर है। टीटीपी के लड़ाके काबुल में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से भड़के हुए हैं। वो लगातार पाक सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर अटैक कर रहे हैं। टीटीपी ने पिछले 24 घंटे में 13 जगहों पर बड़े हमले किए, जिसमें दक्षिणी वजीरिस्तान में 3 सैन्य ठिकाने शामिल हैं। इसके अलावा उत्तरी वजीरिस्तान में 3, बाजौर में 2, बन्नू में 1, खैबर में 1, ऊपरी दीर में 1, निचले दीर में 1 और चित्राल में 1 सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ है। टीटीपी ने इन ठिकानों पर पाक सेना और चौकियों पर निशाना बनाकर अटैक किया, जिनमें कई पाक रेंजर्स के मारे जाने की खबर है। काबुल में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से अफगानिस्तान भड़का हुआ है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से बदला लेने के लिए डुरंट लाइन पर पाकिस्तान की 40 चौकियों पर कब्जा कर लिया। अब पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा वो अफगानिस्तान की इस कार्रवाई का जवाब कैसे दे। पाकिस्तान की संसद में विपक्ष अफगानिस्तान से बढ़ते तनाव को लेकर सवाल पूछ रही है। पाक की कार्रवाई पर जवाब मांगा जा रहा है तो पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद को अफगानिस्तान के साथ जंग में होने की बात कह रहे हैं। इस वक्त स्टेलमेट है। आप कह सकते हैं कि कोई हॉस्टिलिटीज जो है एक्टिवली इस वक्त नहीं है, लेकिन फिजा जो है वो हॉस्टाइल है अभी भी।
इसमें कोई हमारा राब्ता जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो कथित तौर पे नहीं है एज ऑन टुडे। और जो है सिचुएशन टेंस है, रिजम्पशन जो है हॉस्टिलिटीज की किसी वक्त भी हो सकती है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक तरफ अफगानिस्तान से जंग में होने की बात कह रहे हैं तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ गाजा शांति समझौते में शामिल हो रहा है। यह कितना अजीब है कि पाकिस्तान खुद जल रहा है, अफगानिस्तान से जंग के मुहाने पर है, लेकिन शहबाज शरीफ दूसरे देशों की लड़ाई शांत कराने गए। हालांकि यहां भी शहबाज को जलील होना पड़ा। ट्रंप ने भारत की तारीफ करते हुए शहबाज को मंच पर ही जलील कर दिया। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? तो शहबाज शरीफ के लिए मुस्कुराने से ज्यादा कुछ बचा नहीं था, क्योंकि घनघोर बेइज्जती हुई थी। एक अच्छी खबर अब आपके सामने। प्रेमानंद जी महाराज की सेहत कुछ दिनों से काफी खराब चल रही थी, जिसके चलते अपने भक्तों से मुलाकात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक तस्वीर सामने आई है जो आप देख रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अचानक उनसे मिलने पहुंच गए वृंदावन। बागेश्वर बाबा ने सीधे श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम पहुंचकर प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लिया और उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। इसी दौरान प्रेमानंद महाराज और बागेश्वर बाबा के बीच बातचीत भी हुई। तो इस अच्छी खबर के बाद बस अब विदा लेने का समय है, क्योंकि राज सर्वोपरि में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH